Hello students, welcome to our 7th lecture of Newton's laws of motion. In last lecture we studied about normal force and its application. आज हम स्टार्ट करेंगे टेंशन. सबसे पहले व्हाट इज टेंशन. ये टेंशन उस टेंशन की बात नहीं कर रहा जो एग्जाम्स के टाइम तुम्हें होता है कि यार इतना सिलेबस पढ़ा है, कैसे होगा, क्या होगा, मेरे बोर्ड्स में मार्क्स आ जाएंगे, नहीं आ जाएंगे, है ना. तो ये कौन से टेंशन की बात कर रहा हूँ. द कंसेप्ट ऑफ टेंशन कम्स इन टू प्ले व्हेन वी टॉक अबाउट स्ट्रिंग्स, रोप्स, थ्रेड. जब हम रस्सी के बारे में बात करेंगे, ठीक है, कोई धागे के बारे में बात करेंगे, तब हम टेंशन का यूज करते हैं. इट कम्स इन टू प्ले व्हेन द स्ट्रिंग इज टाइट. जैसे मान लो ये थ्रेड रखा हुआ है, ये स्ट्रिंग टाइट नहीं है, तो इस केस में टेंशन एक्ट नहीं करता, टेंशन इज जीरो. अगर इसमें थ्रेड को खींच दूं, ठीक है, इसको जोर से खींचूं, तो इस केस में देखो, मैं मान लो इस साइड से थ्रेड को खींच रहा हूं, तो मेरे दूसरे हैंड पे भी फोर्स आ रहा है, तो ये रस्सी इसको पुल कर रही है. मैंने रस्सी को पुल किया, रस्सी मेरे इस हैंड को पुल करा, तो इसको हम बोलते हैं टेंशन फोर्स. द टेंशन कम्स इन टू प्ले व्हेन स्ट्रिंग इज टाइट. जब रस्सी स्लैक पड़ा हो, ठीक है, उस केस में स्लैक मतलब ये ऐसे, इस केस में टाइट मतलब इसको तुमने खींच दिया. तो व्हेन रोप इज स्लैक देयर इज नो मीनिंग ऑफ टेंशन. टेंशन अक्रॉस मासलेस स्ट्रिंग इज ऑलवेज सेम एवरीवेयर. अगर कोई रस्सी मासलेस है, उसके हर पॉइंट पे टेंशन सेम होगा. बट फॉर अ स्ट्रिंग हैविंग मास, टेंशन इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पॉइंट्स. इस पॉइंट को हम आगे स्टडी करेंगे. इट इज मैक्सिमम एट द एंड ऑन विच फोर्स इज अप्लाइड एंड मिनिमम ऑन द अदर एंड. अगर रस्सी में मास है, तो जिस एंड पे तुम फोर्स लगाओगे उधर तुम्हारा टेंशन मैक्सिमम होगा और दूसरी साइड टेंशन क्या होगा, मिनिमम. जैसे फॉर एग्जाम्पल ये केस, इस केस में एक ब्लॉक है, मैंने रस्सी के, रोप के इस एंड को फोर्स लगाया, तो यहाँ पे टेंशन मैक्सिमम होगा और यहाँ पे टेंशन क्या होगा, मिनिमम. और यही अगर रोप मासलेस होता, तब टेंशन हर जगह क्या होता, सेम होता. तो जब भी हमारे पास आए कि रस्सी आइडियल है, आइडियल स्ट्रिंग की हम बात करें, तो आइडियल स्ट्रिंग में रोप क्या होता है, आइडियल स्ट्रिंग इज मासलेस. नेक्स्ट, टेंशन इज अ पुलिंग फोर्स. अ पुशिंग फोर्स कैन नेवर प्रोवाइड टेंशन. अगर एक रस्सी को पुश करो तो कभी भी उसमें टेंशन नहीं आता. टेंशन कब आता है, जब हम उसको पुल करते हैं. जैसे ये धागा है, अगर इस धागे को मैं पुल करूंगा तब इसमें टेंशन आएगा. अगर पुश करूंगा, इसको धागे की तरह पुश किया, तब तो रस्सी स्लैक हो जाएगी. ऐसी नॉर्मल क्या था, वो पुशिंग फोर्स था, पुलिंग फोर्स नहीं था. टेंशन इज अ पुलिंग फोर्स. अ पुशिंग फोर्स कैन नेवर प्रोवाइड टेंशन. जैसे एक एग्जांपल देखते हैं. एक कोई ये सीलिंग है, ये कमरे में तुमने क्या करा, एक रस्सी से एक ब्लॉक को हैंग कर दिया. ये ब्लॉक रस्सी को नीचे की तरफ पुल कर रहा होगा. तो ड्रॉ ए वीडियो ब्लॉक, रोप एंड सीलिंग. ठीक है, स्ट्रिंग इज मासलेस. तो अगर मैं इसमें फोर्सेस ड्रॉ करूं, सीलिंग पे, रस्सी पे और ब्लॉक पे. ब्लॉक पे एक तो अर्थ में लगाया mg, ये रस्सी को नीचे पुल कर रहा है किसी फोर्स से, रस्सी इसे ऊपर पुल कर रही है, तो ये फोर्स कौन सा होता है, दिस इज कॉल्ड टेंशन. ठीक है. अगर रस्सी मासलेस है, कोई भी चीज अगर मासलेस है, F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. इफ मास इज जीरो, देन रिजल्टेंट फोर्स ऑन इट शुड ऑल्सो बी जीरो. तो अगर इस पे टेंशन T लग रहा है, इस पॉइंट पे कोई भी एक मास सेलेक्ट कर लो, ऊपर की रस्सी इसको T ऊपर लगा रही होगी, कोई भी मास सेलेक्ट करो, ठीक है, टेंशन इधर T इधर, ऊपर T, नेक्स्ट पॉइंट पे T ऊपर, ये T नीचे. तो रस्सी के हर पॉइंट पे अगर रस्सी मासलेस है, टेंशन इधर लग रहा है, T ऐसे, तो ऐसे ना पेयर्स में ड्रॉ कर देते हैं. तो जैसे टॉप मोस्ट पॉइंट पे रस्सी सीलिंग को नीचे की तरफ खींच रहा होगा, सीलिंग इसे ऊपर की तरफ खींच रहा होगा. mg रस्सी को नीचे पुल कर रहा है, रस्सी मास को ऊपर पुल कर रहा है. तो दीज आर द फ्री बॉडी डायग्राम्स. और मैं आगे से जब भी मैं इसका रस्सी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा, ये मैं बीच के फोर्सेस नहीं ड्रॉ करूंगा, हम सिर्फ एंड पॉइंट्स पे बना देंगे. बीच वाला मत बनाना, क्योंकि हमें पता है ये इक्वल एंड ऑपोजिट होंगे, सिर्फ एंड पॉइंट्स पे बना देना. अब अगर ये तुम्हारा ब्लॉक इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम, तो नेट फोर्स इस पे क्या होना चाहिए, जीरो. टेंशन किसके बराबर हो गया, mg. तो फिर से वही क्वेश्चन आता है, क्या ये टेंशन और mg, क्या ये एक्शन रिएक्शन पेयर है. आंसर इज नो.
एक्शन रिएक्शन पेयर ये सेम बॉडी पे एक्ट नहीं कर सकते, तो टेंशन एंड mg आर नॉट एक्शन रिएक्शन पेयर, ध्यान रखो ये। mg कौन लगा रहा है? अर्थ। ब्लॉक को अर्थ अपनी तरफ पुल कर रहा है, ठीक है, ब्लॉक अर्थ को अपनी तरफ पुल करेगा। टेंशन रस्सी ने लगाया है, ये एक्शन रिएक्शन पेयर है, ये टेंशन और ये टेंशन, ये सीलिंग पे टेंशन, ये टेंशन, ये एक्शन रिएक्शन पेयर है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, देखो एक 2 kg का ब्लॉक है, फाइंड टेंशन इन द थ्रेड। 2 kg ब्लॉक पे क्या क्या फोर्स लग रही है? 2g नीचे, टेंशन ऊपर। इक्विलिब्रियम में एक्सेलरेशन 0 है तो टेंशन कितना होगा? 2g। अगर g 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है या 9.8 है तो ये कितना हो गया? 19.6 मीटर। अगर ब्लॉक ऊपर जा रहा है, तुमने लिफ्ट में ब्लॉक को हैंग कर रखा है और लिफ्ट ब्लॉक ऊपर की तरफ जा रहा है या लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ब्लॉक का एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। ब्लॉक पे देखो टेंशन ऊपर, mg नीचे, ठीक है, ये सीलिंग पे लगा रहा, टेंशन ऊपर, mg नीचे और एक्सेलरेशन है a। तो क्या इक्वेशन लिखनी चाहिए? कौन सा फोर्स पॉजिटिव लोगे? एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वाला। तो t माइनस mg इज इक्वल टू ma या t इज इक्वल टू m इंटू जी प्लस ए। तो लिफ्ट अगर ऊपर जाए, मैंने वेटलेसनेस उसमें वेट वाले केसेस में बताया था कि एपरेंट वेट क्या था? m इंटू जी प्लस ए। इसको ना इसको जी इफेक्टिव भी कहते हैं। जी इफेक्टिव का क्या कंसेप्ट होता है कि बस जी को किससे रिप्लेस कर दो? जी प्लस ए से। जैसे अगर m मास का ब्लॉक किसी सीलिंग से हैंग कर दिया और वो रेस्ट पे हो तो टेंशन होता था mg। अगर ऊपर जा रहा है तो m इंटू जी इफेक्टिव, यहाँ पे जी इफेक्टिव क्या होगा? जी प्लस ए। नीचे आ रहा तो जी माइनस ए। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल देखो, इसमें तुमने लिफ्ट के साथ हैंग कर दिया, हमें टेंशन बताना है। क्या क्या फोर्स लग रहे हैं? टेंशन ऊपर, mg नीचे, तो क्या लिखना चाहिए? mg, क्योंकि ये लिफ्ट नीचे आ रहा है, ये ब्लॉक भी लिफ्ट के साथ नीचे आएगा, तो क्या लिखना चाहिए? mg माइनस टी इज इक्वल टू ma। ये तुम्हारा ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम है। यहां से t कितना आ गया? m इंटू जी माइनस ए। इस केस में g इफेक्टिव कितना होता है? g माइनस ए, ठीक है। और अगर एक्सेलरेशन 0 हो या वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो इसमें क्या क्या आएंगे फोर्सेस? t ऊपर, mg नीचे, एक्सेलरेशन इज 0 तो t इज इक्वल टू mg। जैसे इस पे एक एग्जांपल देखते हैं। ये दो ब्लॉक्स मैंने हैंग कर रखे, 2 kg एंड 4 kg। स्ट्रिंग इज मासलेस एंड इनएक्सटेंसिबल। इनएक्सटेंसिबल का मतलब क्या होता है? जैसे स्प्रिंग है, स्प्रिंग को अगर तुम दोनों डायरेक्शन से फोर्स लगाओ तो स्प्रिंग तो खिंच जाता है, उसकी लेंथ चेंज हो जाती है। रस्सी इनएक्सटेंसिबल का मतलब होता है कि वो खिंचेगा नहीं। तो हमें टेंशन बताना है। रस्सी अगर मासलेस है, देखो सेम अगर रस्सी हो ना, उसमें टेंशन सेम है। जैसे बीच में मास आ गया, इस रस्सी को हम अलग रस्सी ट्रीट करेंगे। तो देखो जैसे मैंने बताया था, अगर रस्सी मासलेस है, हर जगह टेंशन सेम है, तो मान लो इसमें T1 टेंशन है, इसके हर पॉइंट पे T1 होगा। अब बीच में मास आ गया तो टेंशन चेंज हो जाएगा, इस पे टेंशन होगा T2। 2 kg वाले का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। जैसे मैंने बताया था, नॉर्मल में ना ऊपर वाले ब्लॉक से स्टार्ट करना होता है, टेंशन में नीचे वाले ब्लॉक से स्टार्ट करना हमेशा। देखो इस पे क्या क्या फोर्स लग रही है? एक तो लग रहा है 2g। ये रस्सी जैसे नॉर्मल होता है पुश करता है, नॉर्मल इज अ पुशिंग फोर्स, और ब्लॉक की तरफ फोर्स लगाता है। रस्सी पुल करती है तो रस्सी ब्लॉक को अपनी तरफ पुल करेगी। या हम ऐसे बताते हैं कि टोट स्ट्रिंग एक्स लाइक इलोंगेटेड स्प्रिंग। अगर जैसे स्प्रिंग खिंचा हुआ वो कैसे फोर्स लगाएगा? सेम उसी तरीके से लगाती है। तो अगर मैं स्प्रिंग को खींच दूं, ठीक है, इलोंगेट कर दूं, तुम इसको छोड़ दो, किस तरफ स्प्रिंग फोर्स लगा रहा होगा? अंदर की तरफ फोर्स लगाएगा। तो रस्सी ऐसे ये ऐसा बिहेव करता है, खिंचा हुआ है ये, तो किस तरफ फोर्स लगाएगा? अगर ये खिंचा हुआ है तो अपनी तरफ फोर्स लगाएगा, अपना लेंथ कम करने का ट्राई करेगा, तो ब्लॉक को पुल करेगा। 2 kg वाले ब्लॉक को रस्सी अपनी तरफ फोर्स लगा रहा होगा, 4 kg वाले को अपनी तरफ। मतलब टेंशन का जो फोर्स है वो रस्सी की तरफ लगाना है तुम्हें,
जैसे ये रस्सी है, 2 kg वाले को रस्सी अपनी तरफ लगा रहा होगा, तो T1 टेंशन ऊपर। 4 kg वाले पे एक तो 4G लगा रहा है, नीचे वाली रस्सी नीचे की तरफ फोर्स लगा रही होगी, ठीक है, अपनी तरफ खींचती है, ये रस्सी इसको अपनी तरफ खींच रही होगी। अब अगर ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है या रेस्ट पे है तो एक्सेलेरेशन इज 0, तो T1 इज इक्वल टू 2G, इसका भी एक्सेलेरेशन 0, तो T2 इज इक्वल टू 4G प्लस T1। ये तुम्हारे पास टेंशन आ गई। या इसको याद रखने का तरीका, जैसे अगर रस्सी लटका दो कुछ चीज़, तो नीचे जितना वेट लटका हो ना उतना तुम्हारे पास टेंशन आता है। तो जैसे इसके नीचे कितना वेट हैंग कर रहा है 2 kg, तो 2G। इसके नीचे टोटल कितना वेट हैंग कर रहा है 6 kg, तो 6G। जैसे 3 ब्लॉक्स का क्वेश्चन देखते हैं। फिर से वही, स्ट्रिंग इज मासलेस, स्ट्रिंग इज मासलेस, हमें टेंशन फाइंड करना है। यहां पे मान लो T3, T2, ये T1। अगर डायरेक्टली बताऊं तो यहाँ पे T1 कितना होना चाहिए, इसके नीचे कितना मास है 3 kg, तो 3G। T2 कितना होना चाहिए, इसके नीचे टोटल कितना मास है 5 kg, तो 5G। T3 कितना होना चाहिए, इसके टोटल नीचे कितना मास है 6 kg, तो 6G। या फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, हम फ्री बॉडी डायग्राम सीखेंगे। 3 kg वाले का बनाता हूं पहले। 3G, अर्थ से नीचे ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा होगा, ये रस्सी इसको अपनी तरफ खींच रही होगी, कितनी फोर्स है T1 से। 2 kg वाले पे एक तो अर्थ ग्रेविटेशन फोर्स लगा रहा होगा, नीचे वाली रस्सी इसको नीचे की तरफ पुल करेगी, ठीक है, और ऊपर वाली रस्सी इसको ऊपर की तरफ पुल करेगी। यहाँ पे मैंने टेंशन अलग अलग क्यों ली है, क्योंकि अलग अलग रस्सी हैं, बीच में मास आ गए, तो जहां पे बीच में मास आ जाए उसको अलग अलग रस्सी की तरह ट्रीट करना। ऐसी 1 kg वाले पे एक तो अर्थ इस पे ग्रेविटेशन फोर्स लगा रही है, ये वाला रस्सी नीचे की तरफ पुल कर रहा है इससे विद टेंशन T2, एंड ऊपर वाला रस्सी इसे ऊपर की तरफ पुल कर रहा है। तो अगर मैं सॉल्व करूं, नीचे से स्टार्ट करना, ठीक है, ये रेस्ट पे सिस्टम, तो ये कितना आ गया, T1 इज 3G, T2 इज T1 plus 2G, that is 5G, T3 is T2 plus 1G, ये कितना हो गया 6G, ठीक है। एक इसमें और क्वेश्चन दे रहा हूं, फाइंड फोर्स ऑन द सीलिंग। ड्यू टू स्ट्रिंग, सीलिंग पे ये रस्सी सीलिंग को अपनी तरफ नीचे पुल कर रहा होगा, कितनी फोर्स है विथ T3, तो फोर्स ऑन सीलिंग बाय स्ट्रिंग 3 कितना आ गया 6G। नेक्स्ट केस, अगर सिस्टम नीचे 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जा रहा है, एक्सेलरेशन दे रखी है किसी लिफ्ट में, तो इस केस में हमें फाइंड करना है। कोई नहीं, बहुत इजी है फिर भी। स्ट्रिंग इज मासलेस, T2 T1 1 kg 2 kg, इस पे 2 kg वाले पे 2G नीचे, ये स्ट्रिंग इसे अपनी तरफ पुल कर रहा होगा T2 फोर्स के साथ, ठीक है, और इसका एक्सेलेरेशन, ये लिफ्ट के नीचे जा रहा है तो ये ब्लॉक भी सेम एक्सेलेरेशन से नीचे जा रहा होगा, तो एक्सेलेरेशन इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर डाउनवर्ड। 1 kg वाले पे एक तो 1G नीचे, नीचे वाला स्ट्रिंग इसको नीचे पुल कर रहा होगा, ऊपर वाला ऊपर, इस पे नीचे से स्टार्ट करने, क्या इक्वेशन लिखोगे, एक्सेलेरेशन नीचे है तो नीचे वाला फोर्स पॉजिटिव लोगे, 2T माइनस T2 इज इक्वल टू 2 इंटू ए इज 2 है ना, तो ये T2 कितना आ गया, T2 इज 2G माइनस 2A। यह मैंने डायरेक्टली बताया था भाई, अगर यहाँ पे तुम्हारे पास कितना टेंशन होना चाहिए था, अगर लिफ्ट रेस्ट पे होता तो 2G, बट लिफ्ट नीचे जा रहा है तो G इफेक्टिव यूज कर दो सीधा, G माइनस से,
मान लो क्वेश्चन में दे रखा है g इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, a कितना हो गया 2, तो ये कितना आ गया 2g माइनस ए, दैट इज 2 इंटू 8। ऐसे t1 इस पे क्या लिखोगे 1g प्लस t2 माइनस t1 इज इक्वल टू 1 इंटू ए। तो t1 कितना आ गया t2 प्लस 1g माइनस 1 ए। T2 इज 2g माइनस ए, ये हो गया 1g माइनस ए, 3g माइनस ए। डायरेक्टली करना होता, अगर लिफ्ट प्रेस पे होता तो नीचे यहाँ पे कितना टेंशन आना था, नीचे का मास इंटू जी, तो 3 इंटू जी, बट अब जी की बजाय जी इफेक्टिव। तो इस तरीके से हमें जी इफेक्टिव का जो कंसेप्ट है ना, ऐसे हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ पर्सन ऑफ मास 40 kg इज क्लाइंबिंग अ रोप, द रोप कैन बियर मैक्सिमम टेंशन ऑफ 480 न्यूटन। रस्सी पे 480 न्यूटन से ज़्यादा फोर्स अगर लगाओगे तो वो टूट जाएगा। मैक्सिमम टेंशन का ये मतलब होता है द रोप कैन बियर। फाइंड मैक्सिमम एक्सेलेरेशन विद विच द पर्सन कैन क्लाइंब। देखो अगर तुम रस्सी पे क्लाइंब करोगे, कैसे क्लाइंब करोगे, पर्सन रस्सी को किधर खींचेगा, हम जैसे ऐसे क्लाइंब करते हैं, जैसे इस चीज को क्लाइंब करते हैं, तो मैं इसको नीचे खींचता हूं, तो मैं रस्सी पे फोर्स किधर लगाऊंगा, नीचे। रस्सी मेरे पे किधर फोर्स लगाएगी, ऊपर की तरफ। ठीक है, तो इस तरीके से हम मूव करते हैं। अब देखो मैं एक बार फ्री बॉडी डायग्राम से समझा रहा हूं। इसने रस्सी पे एफ फोर्स नीचे लगाया, रस्सी ने इस पे एफ फोर्स ऊपर की तरफ लगाया। अब रस्सी पे टेंशन है मान लो टी, और अगर रस्सी मासलेस है तो टी किसके बराबर होगा, एफ के। तो डायरेक्टली तो हम इस पे ना पर्सन पे एफ लगाने के बजाय टी भी ऊपर लगा सकते हैं। और इस पे क्या लग रहा है, एम जी नीचे, और इसका एक्सेलेरेशन कितना दिया हुआ है, एक्सेलेरेशन हमें निकालना है। इसका इक्वेशन क्या लिखूंगा, एफ माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए। एफ है टी के बराबर, क्योंकि मासलेस है, मासलेस चीज पे नेट फोर्स 0 होती है, तो जितना नीचे फोर्स उतना फोर्स आएगा ही आएगा। टेंशन मैक्सिमम कितना दे रखा है, 480। मास कितना है, 40 इंटू जी इज इक्वल टू 40 इंटू ए। ये कितना आ गया, 80 इज इक्वल टू 40 ए, या मतलब ए कितना होना चाहिए, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इतनी मैक्सिमम एक्सेलेरेशन के साथ वो ऊपर क्लाइंब कर सकता है। इससे ज़्यादा से करेगा तो क्या होगा, टेंशन बढ़ जाएगा, रस्सी टूट जाएगी। जैसे हमने ब्लॉक्स को नॉर्मल से पुश करने के एग्जांपल देखे थे, अब हम रस्सी से पुल करने के एग्जांपल देखते हैं। व्हेन वी आर पुलिंग द ब्लॉक्स, तब क्या कंडीशंस आती हैं। तुमने क्या करा, 3 kg वाले ब्लॉक पे 20 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, ठीक है, पुल करो इसको, और यहाँ पे रस्सी है, तो क्योंकि रस्सी से अटैच्ड है ये भी आगे मूव करेगा। तो इनका हमें एक्सेलेरेशन बताना है और टेंशन इन द स्ट्रिंग बताना है। पहले हम फ्री बॉडी डायग्राम्स ड्रॉ करते हैं। इस पे एक 20 न्यूटन का फोर्स आगे लग रहा है, एक रस्सी में क्योंकि रस्सी खींचेगा तो टेंशन आएगा। इस ब्लॉक को रस्सी इस तरफ खींचेगी, इस ब्लॉक को रस्सी पीछे की तरफ पुल करेगी। तो इस पे रस्सी हमेशा अपनी तरफ पुल करता है, रस्सी ऐसा बिहेव करे, खिंचा हुआ है ये, तो खिंचा हुआ अंदर आने का ट्राई करेगा। ये 2 kg, इस पे टेंशन इस साइड, बाकी फोर्सेस वर्टिकल है। ये 3g नीचे ग्राउंड पे, ग्राउंड इस पर नॉर्मल ऊपर लगा रहा होगा, 2g नीचे, ग्राउंड इस पे नॉर्मल लगा रहा होगा। इनका एक्सेलेरेशन, जितने एक्सेलेरेशन से ये आगे जाएगा उतना ही ये जाएगा। मान लो जितना ये आगे मूव कर रहा है ये सेम डिस्टेंस ये जाएगा, जितनी इसकी स्पीड होगी इसकी स्पीड, एक्सेलेरेशन भी दोनों की सेम। तो इनका जो एक्सेलेरेशन है सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आ रहा है, वर्टिकल में कोई भी एक्सेलेरेशन नहीं है। तो वर्टिकल में नेट फोर्स कितना होना चाहिए, 0। तो आगे से हम ये वर्टिकल की इक्वेशन लिखेंगे ही नहीं, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं होती हमें। हॉरिजॉन्टल में बताओ इधर की तरफ एक्सेलेरेशन है, तो इधर का नेट फोर्स कितना हो गया, इस साइड 20, पीछे t, तो 20 पॉजिटिव लेना है। इस पे क्या इक्वेशन लिखोगे, नेट कितना हो गया 20 इज इक्वल टू 5a, या a कितना हो गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब मैं बोलूँ टेंशन निकालो, यहाँ पे वैल्यू फिल कर दो,
डायरेक्टली भी कर सकते हो। देखो जैसे मैंने नॉर्मल में सिखाया था, इस पूरे को एक सिस्टम मान लो, तो ये टेंशन तो हो गया इंटरनल। पूरे सिस्टम पे आगे की तरफ कितना पुलिंग फोर्स है 20, टेंशन इंटरनल हो गया तो नेट 0, तो नेट हॉरिजॉन्टल में कितना फोर्स है 20 इज इक्वल टू टोटल मास 5 इंटू एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेशन आ गया 4। अब ये पीछे के मास को कौन पुल कर रहा है? पीछे के मास को तो सिर्फ टेंशन ही पुल कर रहा है ना, तो यहाँ पे टी कितना होगा 2 इंटू ए। जैसे भाई 3 ब्लॉक्स हैं, ये टेंशन है T1, यहां पे टेंशन अलग आएगा। क्यों अलग आएगा? क्योंकि बीच में मास आ गया। तो अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, रस्सी 2 kg वाले को किस तरफ पुल करेगी? पीछे। 4 kg वाले को आगे की तरफ। ये रस्सी 4 kg वाले को पीछे पुल करेगी अपनी तरफ, 3 kg वाले को आगे पुल करेगी। तीनों का एक्सेलरेशन क्या होगा? सेम। वर्टिकल फोर्सेस मैं नहीं ड्रॉ कर रहा। देखो 2 kg वाले का फ्री बॉडी डायग्राम, 27 न्यूटन आगे, T1 पीछे। 4 kg वाले पे ये रस्सी T1 आगे, पीछे वाला रस्सी से पीछे पुल कर रहा है, और 3 kg वाले पे ये T2 आगे। तो इस पे क्या इक्वेशन लिखना चाहिए? 27 माइनस T1 इज इक्वल टू 2 इंटू ए। ये ध्यान रखना, कुछ बच्चे ना गलती करते हैं, एक्सेलेरेशन को फोर्स लिख लेते हैं कि 27 प्लस ए इज इक्वल टू T1। गलत है ये तो एक्सेलेरेशन है। ये रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलेरेशन। ये तो जस्ट डायरेक्शन दिखा रहा हूं, ये फोर्स नहीं है। बहुत बच्चे गलती करते हैं इसमें। इसका क्या क्वेश्चन लिखना चाहिए? आगे की फोर्स T1 माइनस पीछे की फोर्स T2 इज इक्वल टू 4A। इस पे क्या लिखना चाहिए? तो इनको ना सीधा ऐड कर देना, ये T1 कट जाएगा, T2 कट जाएगा। 27 इज इक्वल टू 9A, ए आ गया 3। अब वैल्यूज फिल कर लो। जैसे यहाँ पे वैल्यू फिल करोगे, T2 कितना आ गया 3 इंटू ए, T1, ठीक है। इन दोनों को ऐड करो, देखो क्या बन रहा है। T1 इज इक्वल टू T2 कट जाएगा 7A। ये तुम्हारे पास वैल्यूज आ गई। अब इसका जो मैंने जैसे शॉर्ट ट्रिक सिखाया था नॉर्मल में, यहाँ पे भी सिखा रहा हूँ। शॉर्ट ट्रिक क्या कहता है? इस पूरे को एक सिस्टम मान लो। अगर इस पूरे को सिस्टम मानते हो, देखो T1 इंटरनल हो गया, पेयर बन के कट गया, T2 पेयर बन के कट गया, एक्सटर्नल फोर्स कितना है 27, तो डायरेक्टली 27 इज इक्वल टू टोटल मास 9 इंटू ए कितना आ गया 3। अब मैं बोलूं कि सिर्फ अगर मैं 3 kg वाले को सिस्टम लूं, एक्सटर्नल फोर्स कितना है? सिर्फ 3 kg वाले को अगर सिस्टम लेते हो तो ये T2 तो एक्सटर्नल फोर्स हो जाएगा ना, ये कोई पेयर थोड़ी बन रहा है। तो क्या लिखोगे? और इसको पुल कौन कर रहा है? सिर्फ T2 पुल कर रहा है, तो डायरेक्टली लिख दूंगा T2 इज इक्वल टू 3A। ए का वैल्यू 3 है, ये फिल कर लो। अगर मैं इन दोनों को सिस्टम ले लूं, इस केस में क्या होगा? T2 इंटरनल फोर्स बन जाएगा, एक्सटर्नल फोर्स कितना? सिर्फ T1, तो T1 इज इक्वल टू 7 इंटू ए। अगर मैं इन दोनों को सिस्टम ले लूं तो T2 तो इंटरनल होगा, एक्सटर्नल फोर्स ना T1 आ रहा होगा। तो इसका शॉर्ट ट्रिक क्या होता है? नेट फोर्स इक्वल टू टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन। यहाँ का टेंशन पीछे का मास इनटू एक्सेलरेशन, यहाँ का टेंशन पीछे का टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन। बट ये रिजल्ट कब वैलिड है? जब तुम एक डायरेक्शन में फोर्स लगाओ। ये आगे की डायरेक्शन होगी, ये पीछे, तो यहाँ पे टेंशन पीछे का मास इनटू एक्सेलरेशन, यहाँ पे टेंशन पीछे का मास इनटू एक्सेलरेशन। जैसे अभी ये डायरेक्टली अगर सॉल्व करना विदाउट सॉल्विंग, दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा। कितना एक्सेलरेशन होगा? F अपॉन m1 प्लस m2, या नेट फोर्स इज इक्वल टू टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन। अब मैं बोलूँ यहाँ का टेंशन बताओ, यहाँ का टेंशन कैसे डायरेक्टली लिख सकते हो? T इज इक्वल टू पीछे का मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर सॉल्व करना है सॉल्व कर लो, तब भी तुम्हारा ये रिजल्ट आएगा। ये m2 a, इस पे T आगे, m1 पे T पीछे, F आगे, और ये एक्सेलरेशन। क्या इक्वेशन लिखना चाहिए? F माइनस टी इज इक्वल टू m1a। यहाँ पे क्या लिखना चाहिए? T इज इक्वल टू m2a। दोनों को ऐड कर दो, F कितना आ गया? m1 प्लस m2 इंटू a, या a इज F अपॉन m1 प्लस m2। टेंशन इज m2a। तो इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं।